यूं तो हम सभी ने बचपन से ही भूत प्रेतों की कहानियां सुनी होती है, कभी अपने दादाजी से तो कभी किताबी कहानियों से। कहते हैं भूत प्रेत असल में नहीं होते, मगर हमारे इतिहास में कई ऐसे किस्से हैं जो साबित करते हैं कि भूत प्रेत हमारे बीच होते हैं। यहाँ तक कि दुनिया में कई ऐसे जगह हैं जो भूत प्रेतों के कहानियों के लिए मशहूर हैं, जिनमें से एक है भांगर का किला जो राजस्थान में स्थित है। यह दुनिया की सबसे डरावनी जगहों में से एक मानी जाती है। अक्सर इन बुरे सायों के कई नाम होते हैं, उनमें से एक होता है पिशाच। दादी माँ की सुनाई एक कहानी मुझे अब तक याद है, जो आज तक मेरे रोंगटे खड़े कर देती है और बस रूह कांप जाती है। यह कहानी है सन 1954 की, जब उनके पापा आर्मी में थे। उनका हाल ही में ट्रांसफर हुआ था और उनके पूरे परिवार को कुलधारा शिफ्ट होना पड़ा था। हालांकि कुलधारा एक बहुत ही नामी गांव है जो जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में स्थित है। सदियों से माना जाता है कि यहाँ अलौकिक शक्ति का आवास है। दादी की माँ की मौत बहुत पहले ही हो चुकी थी। तब दादी माँ केवल 10 साल की थी। माँ की कमी उनके पिता यानी बड़े दादाजी ने कभी नहीं खलने दी। दादी माँ उनकी इकलौती संतान होने के साथ साथ बुढ़ापे का सहारा भी थी। दादी माँ भी उनसे बहुत प्यार करती थी। दादी हमेशा से ही घूमने फिरने में माहिर थे, चाहे कितनी भी गर्मी या कितनी भी ठंड क्यों ना हो। शाम में बिना टहले दादी माँ को चैन कहाँ मिलता था। यह कहानी है 1954 की दिसंबर की, जब वाकई में बहुत ठंड पड़ती थी, क्योंकि तब इतना प्रदूषण नहीं था, न ही ग्लोबल वार्मिंग। रूह को ठिठुरा देने वाली ठंड थी। मेरे बड़े दादाजी की छुट्टी भी थी उस दिन। दादी ने सोचा क्यों ना नया गांव घूम लिया जाए उस मौके पर। फिर क्या, बड़े दादाजी ने अपना धोती कुर्ता पहना, झोला उठाया और चल दिए मछली और सब्जियों की खरीदारी पर। खरीदारी से लौटते वक्त बहुत रात हो चुकी थी। उस जमाने में टांगे गाड़ी के अलावा और कोई सुविधा भी नहीं थी, और उस रात तो टांगा भी नहीं चल रही थी, क्योंकि कुहासा इतना घना था कि दूर दूर तक कोई राहगीर या रास्ता नजर ही नहीं आ रहा था। तो आखिर में कई देर इंतजार करने पर जब कोई तांगा गाड़ी चलते ना दिखी, तो दोनों पैदल ही सफर तय करने लगे। सामान काफी ज्यादा था। बड़े दादाजी की हालत खराब थी, वह हांफते हांफते चल रहे थे। दादी माँ की जिद पर बड़े दादाजी ने उनके नाजुक हाथों में एक छोटा थैला पकड़ा दिया। दादी माँ भी उनको अपने स्कूल के किस्से सुनाने लगी कि कैसे वह अपनी सहेलियों के संग स्कूल में उधम मचाती हैं और शैतान बच्चों को मजा चखाती है। उनके खट्टे मीठे बातें और हंसी ठहाकों के बीच एक थर्रा देने वाली आवाज आई। दादी माँ के हाथ से थैला छूटकर गिर पड़ा और उससे सारी सब्जियां भी जमीन पर बिखर गई। ठहरो जरा, क्या लेके जा रही हो? मुझे भी तो मेरा हिस्सा देके जाओ। दादी इन सब से आपकी तरह ही बिल्कुल अनजान थी। वह हवा की तरह तेज उस आवाज की आहट से रुक गई और पीछे मुड़ने ही वाली थी कि बड़े दादाजी ने उन्हें रोक लिया। पीछे मत मुड़ना लाली, चाहे कितनी भी तेज आवाज क्यों ना हो, तुझे पीछे नहीं मुड़ना है। बस चलते जा जब तक मैं ना बोलूं रुकने। अब बड़े दादाजी की आज्ञा का दादी कैसे पालन ना करती। उन्होंने अपनी उत्सुकता और साथ ही डर को भूलकर आगे बढ़ने का ठाना। दादी और बड़े दादाजी कुछ दूर और आगे बढ़े और फिर से वो आवाज उनके कानों में गूंजने लगी। अरे तुम तो बड़े ढीठ हो, रुको जरा, मुझे भी तो मेरा हिस्सा देके जाओ। मगर इस बार भी दादाजी नहीं रुके और दादी माँ का हाथ पकड़कर तेजी से लंबे कदम नापते हुए बढ़ते रहे। कुछ देर बाद फिर से वो आवाज उनके कानों में तीसरी बार गूंजी। इस बार दादी थोड़ा सहम गई थी, मगर बड़े दादाजी के डर से उन्होंने कुछ ना पूछना ही जरूरी समझा। अरे ओ मुसाफिर, कहाँ भागे जा रहे हो? मुझे भी तो देके जाओ मेरा हिस्सा। तीसरी टुक सुनने के बाद बड़े दादाजी रुक गए और बिना पीछे मुड़े ही बोले, रुक, परेशान मत हो, ना मेरी बच्ची को परेशान कर, अभी देता हूँ तेरा हिस्सा। इतना बोलते हुए बड़े दादाजी ने पास पड़े एक पेड़ का डाली उठाया और पीछे मुड़ते हुए उस आवाज की दिशा में फेंक दी। आवाज सुनते ही दादी माँ बहुत डर गई। बड़े दादाजी उनके हिम्मत बने रहे और दोनों दौड़ते हुए घर जा पहुंचे। घर पहुंचते ही बड़े दादाजी ने सारी सब्जियां और मछलियां थैले में से निकालकर जला डाली। उनको ऐसी अजीबोगरीब हरकतें करते देख दादी माँ को रहा न गया। उन्होंने दिल की बेचैनी और मन की भय खत्म करने के लिए
बहुत हिम्मत जुटाई और बड़े दादाजी से उस आवाज के बारे में सवाल किया। देख लाली, तुझे ये सब मैंने कभी बताया नहीं क्योंकि सोचा तू अभी बहुत छोटी है, सहम जाएगी, मगर अब लगता है कि बताना जरूरी हो गया है। दरअसल जिसकी आवाज आ रही थी वो कोई आम औरत नहीं थी, वह एक पिशाचन थी। पिशाच एक काल्पनिक प्राणी है जिसका आयु जीवित प्राणियों का खून पीकर बढ़ती है। ये अपने प्रियजनों से अक्सर मिलते हैं और माना जाता है कि जहां यह रहती है अनगिनत मासूमों की जान चली जाती है। ये प्राणी कफन पहनते हैं और इनके चेहरे लाल या काले होते हैं। मरने के बाद ना तो वो अपने अपनों को याद रखते हैं ना खुद को, मगर कुछ अपरिचित परंपराएं यह विश्वास करती है कि पिशाच जीवित प्राणी थे। अगर हम दोनों उसके एक आवाज पर पीछे मुड़ गए होते तो वह हम दोनों को वहीं मार देती और तीसरी आवाज लगाने के बाद अगर कोई उसे 1 या 3 बार किसी चीज से मारे तो उसकी मौत हो जाती है। 2 बार मारने पर वह वापस जीवित हो जाती है। इसलिए उसके तीसरे बार पुकारने पर मैंने उसे 1 बार मारा। मगर पिताजी, अगर पिशाचिनी बिना आवाज लगाए सीधा हमारे ऊपर वार करे तो हमें क्या करना चाहिए? दादी माँ ने बड़ी सरलता और मासूमियत से अपने मन के सवाल रखे। हनुमान चालीसा ग्रंथों में, पुराणों में और भागवत गीता में यह माना गया है कि हनुमान चालीसा में बहुत शक्ति होती है। इस कलयुग में हनुमान जी एकमात्र जागृत देव हैं जो हम रामायण से भली भांति परिचित हैं। हनुमान चालीसा की हर एक शब्द पिशाचों के लिए काल बन जाती है। दादी माँ उनकी बातें ध्यान से सुन रही थी क्योंकि अब उन्हें सच्चाई का पता लग गया था। दूसरी सुबह गांव के कुछ सरफिरे बच्चे उस रास्ते से खेलते हुए आए और दादी माँ को वहां एक काली बिल्ली की मौत का पैगाम देते गए। मगर दादी माँ कहाँ सुनने वालों में से थी। बचपन से ही हट्टी और जिद्दी स्वभाव की थी। वह दूसरी रात को बड़े दादाजी को बिना बताए हाथ में मछली लिए उस रास्ते से गुजर रही थी कि तभी अचानक पीछे से पिशाचिनी ने उसे आवाज लगाई। कहाँ जा रही है? जरा मुझे भी तो देखे जा। दादी माँ बहुत हिम्मत के साथ उसकी ओर मुड़ी और बिना रुके हनुमान चालीसा का पाठ करने लगी। वह पिशाचिनी हर एक शब्द के उच्चारण से तड़पने लगी और तिलतिलाकर जमीन पर गिर पड़ी। उसके पूरे बदन में आग लग गई और देखते ही देखते क्षण भर में वो गायब हो गई। दादी माँ को बड़े दादाजी की कही बातों पर यकीन हो गया और वह सही सलामत घर लौट आई। उस दिन के बाद से बड़े दादाजी और दादी माँ कभी भी उस रास्ते से नहीं गुजरे, खासकर रात के समय।